मेरा नाम शीतल है। मेरे पति का नाम अभय है। वो दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। मेरे ससुराल में मेरे जेठ और मेरी दो ननद रहती है। जेठ हर रात मेरे बेड के पास पैसे रख जाते थे। मैं अभय को फ़ोन पर बताती तो वह कहते थे, भैया किसी कारण से रखते हैं, तुम रख लेना। मैं पैसे रख लेती थी। मगर एक रात को मैं सो रही थी कि अचानक मेरी नींद खुल गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जेठ बेड पर लेटे मेरे साथ। मेरे जेठ मेरे पति से बस 1 ही साल बड़े थे। उनकी हरकतें बड़ी ही अजीब थी। मैं अपने जेठ की इस तरह की हरकतों से परेशान हो गई थी। पति को जब छुट्टी मिलती थी तब घर आते थे। मेरे सास ससुर की मौत काफ़ी साल पहले हो गई थी। एक ननद की शादी हो चुकी थी और दूसरी ननद की शादी के लिए घर वाले लड़के देख रहे थे। मेरे जेठ पूरे दिन घर पर रहते थे। वो कोई काम नहीं करते थे। मुझे तो लगता था कि मेरी शादी के बाद मेरी दोनों ननद मेरे साथ बहनों वाला रवैया रखेगी, क्योंकि वह भी बिना माँ बाप की बच्ची थी। मैंने सोचा मैं उनके साथ प्यार से रहूंगी तो वह भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगी। लेकिन यह मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मेरी ननद हर वक्त चुपचाप ही रहती थी। मैं बात करती तो चौंक जाती, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं पूछती कि तुम क्या सोच रही थी तो कहने लगती, कुछ नहीं, बस तुम अपने काम से काम रखा करो, मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। ननद की इस तरह के रवैये से मैं बहुत ही मायूस होती थी। और जेठ तो मुझे वैसे भी कुछ ठीक नहीं लगते थे। हर वक्त मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते रहते थे। इसलिए उनसे बात करने से मैं खुद भी कतराने लगी थी। वह ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारते थे। लेकिन जब भी मैं झाड़ू लगा रही होती थी तो मेरे पीछे खड़े हो जाते थे। मेरी ननद किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, इसलिए सारा काम मेरे ही जिम्मे था। एक दिन मैं किचन में बर्तन धो रही थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे जेठ बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे। मैं यह देखकर पीछे हट गई और दीवार से जाकर लग गई। उस वक्त किचन में मेरे और जेठ के अलावा और कोई नहीं था। वह किचन से जाते हुए मुझसे मुस्कुराकर कहने लगे, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कह देना, शर्माना मत। यह कहकर वह किचन से बाहर चले गए। मैंने एक लंबी सांस ली। मुझे उनकी हरकत बहुत ही बुरी लगी थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पति से इनकी शिकायत लगाऊंगी कि भला यह भी कोई बात हुई, किचन में इनका क्या काम था। रात को मैंने फ़ोन पर पति को बताया कि जेठ जी की बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने अभय को जेठ जी की सारी हरकतें बता दी तो वह कहने लगे कि तुम गलत सोच रही हो। अगर उन्होंने तुम्हें यह कहा है तो तुम्हें तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो तुम भैया को कह दो, वह तुम्हें ला दिया करेंगे। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैं नींद की कच्ची थी। गहरी नींद में भी आहटों की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे जाती थी। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला हो और कदमों की आवाज़ करीब आई हो। मैं नींद में थी, इसलिए मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे मेरे बेड पर किसी ने हाथ दिया हो। उसके बाद कोई चुपके से मेरे कमरे से वापस चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से एकदम मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा शायद मेरा कोई वहम होगा। जब सुबह मेरी आंख खुली और मैं अपने बेड की चादर ठीक करने लगी तो मुझे 500 के कुछ नोट मिले। यह देखकर मुझे रात का सारा किस्सा याद आने लगा। मुझे अब अपने जेठ पर जितना भी गुस्सा आता उतना कम था। जाहिर है नैना मेरे कमरे में आती नहीं थी, ना ही मुझसे बात करती थी। उसकी एक अपनी ही दुनिया थी जिसमें वह मगन रहती थी। तो जाहिर है यह काम मेरे जेठ ने ही किया होगा। मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरे जेठ बाहर हॉल में बैठे हुए थे। नैना अपने लिए चाय बना रही थी। मैं गुस्से से अपने जेठ के पास आई और उन्हें पैसे दिखाया और कहा, यह आपकी हरकत है। मेरे गुस्से से भरी आवाज़ को सुनकर वह कुछ अजीब नज़रों से मुझे देखने लगे और हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई रात के वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की। मेरे ऊंचे और तेज लहजों को सुनकर नैना किचन से बाहर आ गई। यह सुनकर तो मेरे जेठ की रंगत उड़ गई। कहने लगे, मैं तो आपसे पूछता ही रहता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दें, लेकिन आप तो कुछ कहती नहीं। मैंने सोचा कि आपके पास पैसे रख देता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ लेनी होगी तो ले लेना। वो यूं बात कर रहे थे जैसे कि कोई बात ही ना हो। मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और दूसरी बात, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप मुझे दिन के वक्त पैसे दे सकते हैं। यह भला क्या हरकत है कि रात के वक्त मेरे कमरे में दाखिल होते हैं और मेरे पास पैसे रखकर चले जाना, यह कोई तरीका नहीं है। नैना ने जब मेरा सख्त लहजा सुना तो अपने भाई को बुरा भला कहने के बजाय मुझे ही कहने लगी,
देख लिया तुमने इस लड़की के तेवर। मैं तो तुमसे पहले ही मना करती थी इसे मुंह मत लगाओ, तुम्हें ही बहुत पड़ी हुई थी। देख लिया भाभी का असली रंग। मैं तो जानती थी कि अगर कोई गैर औरत हमारे घर आएगी तो हम तीनों में फूट ही डालेगी। दीदी का क्या है, दीदी तो अपने ससुराल में है, और मेरा क्या है, मेरी भी आज न कल शादी हो जाएगी। लेकिन देख लेना अमर भैया, यह अभय को तुम्हारे खिलाफ करके तुम्हें घर से निकलवा देगी। दर दर की ठोकरें खाओगे। मत दिया करो इसे पैसे। मैं तो नैना की बातें सुनकर अजीब सी सोच में रह गई। फिर वह कहने लगी, मैं चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ, क्योंकि यह महारानी साहिबा जिस कदर गुस्से में है तुम्हें तो चाय भी बनाकर नहीं देने वाली है। यह कहकर वह किचन में चली गई और मैं हक्का बक्का उसे देखते रह गई। कितनी बदतमीज थी वह। अपने भाई की घटिया हरकत पर उसे रोकने के बजाय मुझे ही बुरा भला कह रही थी। मैंने भी थोड़ी देर में खुद के लिए चाय बनाया और फिर सबके लिए नाश्ता भी बनाया, लेकिन मैंने किसी से भी नहीं कहा कि नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। दोपहर को बाहर से नैना के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह साथ साथ किचन में कुछ बना भी रही थी और साथ में मुझे बातें सुनाई जा रही थी। वह कह रही थी कि अभी दिन ही कितने हुए इसे आए हुए और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। इतने पैसे लगाकर हमने अपने भाई की शादी इसलिए थोड़ी की थी कि महारानी जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर कमरे में बैठ जाए और मैं यहाँ किचन में काम करूँ। मुझे नहीं पता था कि उसकी इतनी लंबी जुबान भी हो सकती है। आज रात को अभय घर आए तो वो बहुत ही गुस्से में थे। शायद नैना उनके कान भर चुकी थी। वह बिना बताए ही आ गए थे और मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया था। जब वो आए तो मैं भी कमरे से बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर नैना ने बड़े बिगड़े हुए मूड के साथ खाना लगाया था। अभय बैठकर खाना खाने लगे। जेठ जी भी बैठ गए, लेकिन जैसे ही मैं बैठने लगी नैना कहने लगी, उठो यहाँ से और अपने लिए खुद खाना बनाओ। तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ कि तुम्हारे सामने टेबल सजाऊं। यह सुनकर अभय ने उसे रोक दिया और कहने लगे, यह क्या बदतमीजी है। वह कहने लगी, तुम बस चुप ही रहो। मुझे पता था कि तुम अपनी बीवी की जुबान में बोलोगे। तुम्हें यह नजर नहीं आता कि उसने सुबह कितनी बदतमीजी की थी अमर भैया के साथ। ना जाने कौन कौन से घटिया इल्जाम लगाने पर तुली हुई है। इसलिए मैं तो उनके नखरे नहीं उठाने वाली हूँ। उसे भूख लगी है तो अपने लिए खुद बनाकर खा सकती है। अभय मुझसे कहने लगे कि क्या बात हुई थी और तुमने इतने में ही कौन सा तमाशा लगा दिया। ना सास ससुर की तुम्हारे पर जिम्मेदारी है और ना ही घर पर इतना कोई ज्यादा कामकाज है कि तुम यूं उल्टी सीधी हरकत पर उतर जाओ। अभय ने तो मेरी बात सुने बगैर ही मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने कहा कि पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरी इतनी बेइज्जती कर चुके हो। जेठ जी का रात के अंधेरे में मेरे कमरे में जाने का क्या मकसद है। इन्हें पैसे देने ही थे तो दिन में भी दे सकते हैं, और मैं इनसे पैसे मांगती भी नहीं हूँ। फिर वह बिना वजह मेरे कमरे में क्या करने आते हैं। मेरी बात सुनकर अभय यूं बोले जैसे कि वह कोई बड़ी बात ही ना हो। कहने लगे, बस इतनी सी बात पर तुमने इतना बड़ा तमाशा लगाया है। अरे भैया, नैना के कमरे में भी यूं ही चले जाते हैं। यह उनकी बचपन की आदत है। मैंने कहा कि वह उनकी बहन है। मेरा यह कहना था कि अभय मुझे गुस्से से चिल्लाकर कहने लगे, तो फिर तुम क्या हो। तुम मेरे भाई को अपना भाई समझती ही नहीं हो। क्या मेरी बहन को अपनी बहन समझती हो तुम। यहाँ पर कौन से रिश्ते निभाने आई हो। मेरे दोनों बहन भाई मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं कभी भी अपने बहन भाइयों को तुम्हारी खातिर नहीं छोड़ सकता। अपना बर्ताव ठीक रखना। अगर तुमने मेरे बहन भाइयों को अपना बहन भाई समझा होता तो तुम्हें यह बात इतनी बुरी नहीं लगती जितनी अब लग रही है। यह कहकर बिना खाना खाए वो उठकर कमरे में चले गए। मैं भी उठकर कमरे में चली गई। उनका मूड खराब था। मैंने भी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। वह कहने लगे कि माफ़ी तो तुम भैया से मांगो, क्योंकि तुमने उनका दिल दुखाया है। उसने तुम्हें छोटी बहन समझकर ही तुम्हारे पास पैसे रखे थे। बहरहाल मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने जेठ जी को सॉरी कह दिया। उन्होंने फौरन से कहा कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब गलतफहमी दूर हो गई है, बस यही ठीक है। अभय ने नैना की शादी के लिए एक लड़का देख लिया था और मंगलवार को उसका एंगेजमेंट था। घर में फंक्शन की तैयारी होने लगी क्योंकि टाइम बहुत कम था। मेरी बड़ी ननद भी अपने ससुराल से आ गई थी और आज एंगेजमेंट का दिन भी आ गया था। सब लोग सुबह से ही तैयार होने में लगे हुए थे। नैना भी बहुत खुश थी। दोपहर तक लड़के वाले आ गए। लड़का काफ़ी स्मार्ट था और वह अच्छी जॉब करता था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और लड़के वाले चले गए। कुछ दिन रुककर मेरी बड़ी ननद और मेरे पति भी चले गए। जब तक मेरे पति घर पर थे तब तक मेरे जेठ मेरे कमरे में पैसे रखने नहीं आए थे, लेकिन उनके जाने के बाद तो जैसे जेठ जी ने यह सिलसिला ही शुरू कर दिया था। वह अक्सर मेरे तकिए के नीचे पैसे रखकर जाते थे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोती थी, लेकिन शायद जेठ जी के पास कमरे की चाबी मौजूद थी, इसलिए वह कमरे में दाखिल हो जाते थे। एक रात मैंने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे कमरे में दाखिल हो। अगली सुबह जो चीज़ मैंने देखी, उसने मुझे अजीब सी सोच में डाल दिया। हॉल में मेरे जेठ बड़े गुस्से में बैठे हुए थे। शायद रात को कमरे में आए थे, लेकिन कुंडी की वजह से दरवाज़ा नहीं खुला होगा, नहीं तो उनका मिजाज उस वक्त नॉर्मल होता। वह यूं मुझे घूर कर देख रहे थे जैसे कि ना जाने मुझे क्या कर डालेंगे। मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया और किचन में नाश्ता बनाने लगी। बेदिली से मैंने अपने जेठ को नाश्ता बनाकर दे दिया और अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। मेरे कमरे के बराबर में ही नैना का कमरा था, जहाँ से मुझे चिल्ला चिल्ला कर बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। शायद वह अपने मंगेतर से किसी बात पर लड़ने लगी थी, क्योंकि वह उसे यही कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर पर सिवाय तुम्हारे और किसी की भी जिम्मेदारी नहीं संभालूंगी, क्योंकि मेरी भाभी भी सिर्फ मेरे भाई की जिम्मेदारी संभालती है। अगर तुम यह समझ रहे हो कि तुम मुझे शादी करने के बाद अपने घर वालों की नौकरानी बनाकर रखोगे, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इस तरह की बातें सुनने के बाद तो मैं यह सोच रही थी कि नैना इस तरह की बदतमीज़ लड़की क्यों है। शायद मेरे सास ससुर ने अपने बच्चों की परवरिश ही अच्छी नहीं की थी। उन्हें रिश्तों का लिहाज रखना नहीं सिखाया था, सिर्फ लड़ना झगड़ना सिखाया था। शायद तीनों अपने माँ पापा की मौत के बाद ऐसे हो गए थे। एक बड़ी ननद सिर्फ अच्छी थी। इनका हाल तो मेरी समझ से बाहर था। मैं नाश्ता करने के बाद किचन में आ गई, तभी दौड़कर मेरे जेठ भी किचन में आ गए। कहने लगे, रात को अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया था? क्या अब भी आपको मुझसे परेशानी है? मुझ पर शक है या मेरे चरित्र पर शक है? मैंने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप बर्तन धोने लगी। वह मेरे सामने आकर खड़े हो गए। कहने लगे, मैं आपसे कब से कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती और ना ही आपको मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे सोते हुए कोई मेरे कमरे में आए। वह जिस भी मकसद से आए, यह गलत है। मेरी बात सुनकर वह वहाँ से बाहर चले गए। इस बार अभय वापस आए तो नैना ने धमाका कर दिया कि वह अपना रिश्ता खत्म कर चुकी है। अब वह ये शादी नहीं करेगी। यह सुनना था कि अभय को गुस्सा आने लगा। कहने लगे, यह तेरी तीसरी इंगेजमेंट है जो तुम तोड़ चुकी हो। तुम्हारे साथ मसला क्या है? सारी जिंदगी यहीं बैठने का इरादा है क्या? अभय ने गुस्से से यह कहा तो वह कहने लगी, मैं तुम्हारे सर पर नहीं बैठी हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं नौकरी करूँगी। वह बेहद ही बदतमीज़ थी और मुझे हैरत होती थी कि जेठ जी उसे कुछ भी नहीं कह रहे थे। वह जो भी कहती थी, जेठ जी उसे मान लेते थे। कहते थे कि वह ठीक ही तो कह रही है। वह अभय से कहने लगे, नैना गलत नहीं कह रही है। वह लड़का इसे नौकरानी बनाकर रखना चाहता था। वह इसे अपने माँ पापा और बहन भाइयों की सेवा करवाना चाहता था। घर के सारे काम यही करेगी तो यह कोई नौकरानी थोड़ी है। उससे तुम बात करो, अगर वह नैना को अपने साथ ले जाए फिर तो ठीक है, वरना तुम रिश्ता तोड़ दो। यह सुनकर अभय कहने लगा कि रिश्ता करना और तोड़ देना तुम लोगों के लिए मजाक है। पहले के रिश्ते भी इसी वजह से टूटे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें यह रिश्ता मिला था और लड़के के घर वाले पहले ही कह चुके थे कि नैना शादी के बाद लड़के के साथ नहीं जाएगी। अगर नैना को ऐतराज़ था तो उस वक्त कहती। अब जबकि 1 महीने बाद शादी है तो उसने रिश्ता तोड़ लिया। यह क्या तरीका है? यह कहना था कि नैना फूट पड़ी। कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम किसकी जुबान बोल रहे हो। यह जो मासूम बनी बैठी है तुम्हारी बीवी, यह सब तुम्हारे कान में उसने भरा है। सारा जहर घोल के रख दिया है तुम्हारे कानों में मेरे खिलाफ। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे तो किसी बात का पता भी नहीं था। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि वह खुद ही अपना रिश्ता तोड़ चुकी है। ना ही अभय ने मुझसे अपने बहन भाइयों की कोई बातें की थी, लेकिन बिना वजह मैं मुजरिम बन गई। अभय कहने लगे कि मैंने अपनी बीवी को औकात में रखा हुआ है। मैं उससे तुम लोगों की बातें नहीं करता और तुम भी इतनी बड़ी नहीं हो कि तुम अपने रिश्ते खुद ही तोड़ दो। लेकिन नैना कहने लगी कि मैं उनके घर में नहीं रहूँगी, मुझे उसके साथ ही जाना है और अगर इस बात पर वह तैयार नहीं होता है तो मैं यह शादी नहीं करूँगी। यह कहकर वह उठकर अपने कमरे में चली गई। जेठ जी भी कहने लगे कि तुम नैना पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जेठ जी अभय की बात समझे बगैर अपने कमरे में चले गए, लेकिन मुझे जेठ जी की बात ठीक नहीं लग रही थी। मैंने जब अभय से इस बात की वजह पूछी तो वह कहने लगे कि जब माँ पापा सर पर ना हो तो बहन भाई अपनी मनमानी करने लगते हैं। वह शुरू से ही माँ पापा की लाडली थी और उनके मरने पर वह खुदगर्ज हो गई है। मैं नहीं चाहता कि उसका रिश्ता टूटे। अभय बहुत ही परेशान थे। मैंने सोचा कि मुझे ही कोई हल निकालना चाहिए। मैंने यह बात महसूस की थी कि नैना अभय से ज़्यादा जेठ जी की बात मानती थी, इसलिए मैंने जेठ जी से ही बात करने का फैसला किया। जब अभय घर से चले गए तो जेठ जी मेरे कमरे में पैसे रखने आए। मैं फ़ौरन से उठ बैठी और मोबाइल की लाइट जला दी।
मुझे जागते देखकर वह कुछ अजीब से हो गए थे। शायद उन्हें लगा कि मैं उन पर चीखूंगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे आपके इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे पैसे देने की बजाय आप नैना को समझाओ। वह आपकी बात मानती है। उसका घर बसने दो, उसे समझाओ। मैं इस घर के सारे काम करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। बस मैंने एक दिन नहीं बनाया तो नैना को कितना बुरा लगा था, और आपको भी बुरा लगा था, क्योंकि आपकी हरकत बिल्कुल सही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने आपकी यह बात बर्दाश्त करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे अपना घर बसाना है। आपकी बहन को समझौता करना पड़ेगा, तभी वह ज़िंदगी गुजार सकेगी, और अगर आप उसे समझाओ तो वह ज़रूर समझेगी। मेरी बात खामोशी से सुनकर जेठ जी कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद मैंने नैना के रवैये में बहुत ही फ़र्क देखा। वह शायद यह बात समझ गई थी, इसलिए उसने शादी से इनकार नहीं किया। कुछ महीने में विदाई होकर वह चली गई। उस शादी पर ही मैंने अपने जेठ जी के लिए लड़की भी पसंद कर ली। उन्होंने भी शादी कर ली। घर को बसाने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है, ना कि जज्बात से। जेठ जी को मेरे कमरे में पैसे रखने का मशवरा भी नैना ने ही दिया था, ताकि वह अभय को मेरे खिलाफ कर सके और मेरा भी घर खराब कर दे। वह यही समझती थी कि मैं भी कुछ ऐसी सोच रखती हूँ कि उसकी बहन भाइयों के साथ बनाकर नहीं रखूंगी। लेकिन नैना और जेठ जी दोनों ही अपनी शादी के बाद सुधर गए थे। अब हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे।